तो ये है ओला की S1 और इसको मैं चला चुका हूँ 11,000 किलोमीटर्स इन ओनली 11 मंथ्स। तो पूरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कर चुका हूँ स्कूटर के अंदर, जैसे कि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें और कुछ अटपटी चीज़ें, सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो सारे पार्ट्स के अंदर मैं इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स सब के बारे में बताऊंगा, तो कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में आप इसके लुक्स को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। अगर आप स्कूटर को रियल लाइफ में देखेंगे, वो भी पास से, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड अलग डिज़ाइन मिलती है। इसमें जो डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी एक टाइमलेस डिज़ाइन है। सालों साल भी अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको आउटडेटेड फील नहीं कराएगी। और इसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको किसी भी ट्रैफिक भरे रोड में, या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं, वहां से ले जाएंगे तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आपने कोई बैंक लूट लिया हो। तो ये लेवल वाली आपको रोड प्रेजेंस मिलती है इस पर्टिकुलर ओला स्कूटर के अंदर। सो डिज़ाइन को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बट एक्सटीरियर में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, उस पर लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कूटर। तो शुरुआत से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क अगर आप प्राइस को कंसिडर करते हो। साथ में फिट फिनिश उतनी बढ़िया नहीं है एंड कुछ लूज एंड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि रैटलिंग साउंड, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस रैटलिंग साउंड के बारे में मैं पहले भी कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले जब इसको एक्सपीरियंस कर रहा था तब मैंने सोचा था कि यार अगर अभी से इतनी आवाज़ आ रही है तो 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये स्कूटर बिल्कुल ही खटारा जैसी साउंड करेगी। बट मैं गलत था, क्योंकि 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी जितना साउंड पहले था उतना अभी भी है। सो दैट इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। बट द थिंग इज, ये जो नीचे सस्पेंशन वाला एरिया है, इसमें सिंगल साइडेड फोक आता है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जिसमें बर्तन टकराने वाली कुछ ऐसे आवाज़ आती है। तो ये जो साउंड है ना, बस मुझे खराब रोड्स में चलाते वक्त ही ऐसे सुनाई दिया, नॉर्मल रोड्स के अंदर बिल्कुल भी एविडेंट नहीं है। बट द थिंग इज, एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था, बेलपुरी का आ रहा था, फिर मैंने देखा एक चपरी जो कि अपने लाल रंग की ओला चला रहा था, और उस स्कूटर के अंदर इसी टाइप वाला जो साउंड है ना, वो इतनी मात्रा में आ रहा था। तो देख कर ना मैं भी डर गया कि अगर मेरे भी स्कूटर के अंदर ऐसी साउंड आ गई तो क्या होगा। तो या अगर आप प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करते हो तो ये जो साउंड है ना, ये भयंकर मात्रा में बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी मेजर बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं है, या कुछ बिट्स जैसे कि इसका जो ग्रैब रेल है वो थोड़ा फ्लिम्सी फील होता है, स्टैंड इसका बिल्कुल ही बकवास है। बट जिस प्राइसिंग पर मुझे ये मिली थी, दैट इज 1 लाख रुपीज एक्स शोरूम, उस हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको एक्सटीरियर के बारे में बता दिया। अभी चलिए कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो ओला का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि ये पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कूटर है। अगर इसके सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आ गई तो पूरी स्कूटर ही बर्बाद हो जाएगी। एनीवेज, इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ओवर द टाइम इन लोगों ने इंप्रूवमेंट्स किया है, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बट द थिंग इज 100% मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। जैसे कि ये छोटे मोटे जो बग्स है, डिस्प्ले लैग या फिर हैंग, कुछ भी आप बुला सकती हो, ये मुझे देखने को मिल रहा है अभी भी। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 2 दिन में एक बार आपको अपने स्कूटर को ऐसे रिबूट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इशू जो है वो आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो रिबूट करने वाली चीज़ आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको समझ में नहीं आता इस स्कूटर के बारे में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ओला को कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक रिबूट 1 in 2 days, ये कुछ ऐसे फीचर डाल कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी इसमें आपको दुनिया भर के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से बस 4 फीचर्स को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आता है इसका नेविगेशन सिस्टम, दूसरा है इसका म्यूजिक सिस्टम, तीसरा है इसका मोबाइल फ़ोन ऐप अनलॉक वाली फैसिलिटी, और बाद में आता है इसका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तब ये काम ही नहीं करता, और जब मुझे एक्चुअल में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि इस वीडियो के लिए जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं दिखाना चाहता था कि इसमें इशू है, तब ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बिल्कुल ही बहुत बड़ा स्कैम है। तो एक दिन मुझे अपने एक दोस्त ने एक लोकेशन पर बुलाया था, तो उस लोकेशन के बारे में मुझे मालूम नहीं था, फ़ोन में भी इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे पास ओला थी, इसमें नेविगेशन सिस्टम आता है, इसमें लोकेशन डालूंगा और फटाक से पहुंच जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में बताया क्या होता है,
जब मैं लोकेशन के पास पहुंच जाता हूँ तब मैं नेविगेशन सिस्टम ऑन करता हूँ, फिर आता है सर्चिंग फॉर जीपीएस, फिर भटकता रहा उसी जगह पर और एट द एंड मुझे चलकर ही जाना पड़ा। तो ये नेविगेशन सिस्टम मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों काम करता है, ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है जो कि ओला ने छिपा कर रखा है। एनीवेज यार, मजाक को साइड करते हुए इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए ओला को, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना, ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, काम भी कर लेता है 90% ऑफ द टाइम। मुझे इसमें कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले पर्सनली। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट द थिंग इज़ अगर मुझे किसी सुनसान रोड में मेरी रनिंग है तो उस कंडीशन में ये म्यूजिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा काम का आता है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। बट द थिंग इज कुछ लोग इसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि पब्लिक रोड में जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है वहाँ पर फुल वॉल्यूम में कुछ सिस्टम फाड़ देने वाली कुछ साउंड लगाएंगे, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग बन जाता है। तो कोई फीचर दिया है तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा इसका जो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है ना, ये भी बहुत ही बड़ा स्कैम है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में तब ये काम करता ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती तब ये काम करता है। जैसे कि घर पर हूँ तब ये आराम से अनलॉक हो जाती है, लेकिन अगर मान लो कि कहीं मार्केट के आसपास मैंने स्कूटर को पार्क करके रखा है और स्कूटर के आसपास अगर कुछ लोग खड़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उनके सामने पासवर्ड कोड नहीं डाल सकता ना अपने स्कूटर का। तो इसलिए काम आता है हमारा ये यंत्र जिसको हम बुलाते हैं मोबाइल फोन। इसके अंदर आता है ओला का एप्लीकेशन जो कि ज़रूरत पड़ने पर खुलता ही नहीं है, या ये ओपन ही नहीं होता है जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज, इसका जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। मेरे हिसाब से बस एक बार काम किया था ठीक से, उसके बाद ही काम ही नहीं किया, तो ये और भी बड़ा स्कैम है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर ओला इस पर एक्चुअल में काम करेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और भी फीचर्स है जैसे कि पार्टी मोड आता है, इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं, तो स्कूटर चलाने के साथ साथ आप थोड़े मस्ती भी कर सकते हो इन मोड्स को इस्तेमाल करके। सो सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो राइडिंग एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं कवर करना चाहूँगा इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हम सबको मालूम है कि ओला ना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर है इन इंडिया, और इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं टोटली। सबसे पहले आता है इसका इको मोड जो कि बिल्कुल ही बकवास मोड है। इसका इनिशियल पिकअप बिल्कुल ही एक साइकिल जैसा ही आपको देखने को मिलता है। 42 km की आपको टॉप स्पीड मिलेगी। सो ज़्यादातर आप इसको बम्पर टू बम्पर सिटी रोड्स में यूज़ करने वाले हो। देन आता है इसका नॉर्मल मोड विच इज़ अ वेरी गुड मोड। एक प्रॉपर बैलेंस आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस का। बिल्कुल ही एक जो पेट्रोल स्कूटी आती है लाइक दी एक्टिवा, वैसा ही आपको पिकअप देखने को मिलेगा। तो इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 81 km की, और ज़्यादातर लोग ना इसी को यूज़ करते हैं अपने ओला स्कूटर्स में। इसमें आपको रेंज भी बढ़िया मिलती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट्स मोड जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोड है। 95 km की आपको टॉप स्पीड मिलती है, और जो परफॉर्मेंस है, जो इसका इनिशियल पिकअप है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल ही एक 125 cc वाली जो बाइक है ना वैसे ही फील होती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मिंग मोड। देन आता है दोस्तों हाइपर मोड जो कि सिर्फ आपको S1 Pro मॉडल्स में मिलेगा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो इनिशियल पिकअप आपको मिलता है ना, वो बिल्कुल ही एक 150 cc वाली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक जैसा देखने को मिलेगा। काफ़ी पावरफुल है, और 116 km की टॉप स्पीड आपको Gen 1 में मिलेगी। Gen 2 के अंदर आपको 120 km की टॉप स्पीड मिलती है। सो काफ़ी पावरफुल मोड है, लेकिन आपको इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना भी आना चाहिए। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ इसके रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले देखो नॉर्मल रोड के अंदर सारे मोड आराम से चल जाते हैं, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप 2 लोग एक साथ भी चलाएंगे तो नॉर्मल हाईवेज में, सिटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द थिंग इज, अगर आप हिली रीजन्स के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं विद अ सिंगल राइडर। मेरी वेट अराउंड 82 किलोस के आसपास है, तो अगर मैं अकेले स्कूटर को चला रहा हूँ ऑन दी नॉर्मल हिल्स, तो इको मोड के अंदर बहुत दिक्कत होती है। इसको मैं बिल्कुल ही ऐसे फेंक रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बकवास मोड है। नॉर्मल से नॉर्मल हिल्स में भी ये नहीं चढ़ेगी। बाकी नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड हाइपर मोड के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से कहीं पर भी ये चढ़ जाएगी विद अ सिंगल राइडर। अगर बहुत ही ज़्यादा स्टीपर हिल्स है तब आपको पिकअप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन दी नॉर्मल मोड, बट स्पोर्ट्स एंड हाइपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पिक कर देती है विदाउट एनी इश्यूज। बट द थिंग इज, जस्ट आप मान लो कि अगर 2 लोग बैठे हैं स्कूटर में और अगर वेट ना अराउंड 150 किलोज या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो नॉर्मल हिल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल मोड में, किसी भी मोड में आप आराम से चला सकते हो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टीपर हिल्स है, उस कंडीशन में इसका जो नॉर्मल मोड है ना, उसमें पिकअप की आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इवेंचुअली आपको स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट जस्ट आप मान लो अगर आप 2 लोगों के साथ, जहाँ पर वेट ना 150 से भी ज़्यादा है,
बहुत ही ज़्यादा स्टीपर हिल्स में अगर आप बीच में कहीं रोक कर चलाएंगे गाड़ी को, वहाँ से अगर आप स्कूटर को ऐसे पिक करने की कोशिश करेंगे, उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको बिल्कुल ही पिकअप नहीं मिलेगा। नॉर्मल मोड के अंदर ये बिल्कुल नहीं चलेगी, नो डाउट, बट द थिंग इज स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी आपको कोई पिकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड के अंदर थोड़ा सा इनिशियल लैग है, जिसकी वजह से स्कूटर ना इनिशियली उठेगी नहीं। हाइपर मोड के अंदर आराम से चढ़ जाती है विदाउट एनी इश्यूज। हाइपर मोड के अंदर अगर आप 200 किलो का भी वेट डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रोक कर भी चलाएंगे तो आराम से स्कूटर चल जाएगी विदाउट एनी इश्यूज। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी देखो, नॉर्मली रियल लाइफ कंडीशन में ऐसे सिचुएशन नहीं आते, मैंने जानबूझकर इसकी ऐसी टेस्टिंग की थी। बट अगर आप इसे मोमेंटम में चलाती हो तो आपका जो नॉर्मल मोड भी है ना, वो आराम से चढ़ा देगी आपको किसी भी हिल्स में। बट द थिंग इज, आपके वेट के ऊपर, आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज की ना पूरी ऐसे रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपकी जो नॉर्मल हाईवेज है ना उधर टेस्टिंग करके रेंज बता देते हैं, लेकिन मैं मिक्स कंडीशन के ऊपर ऐसे टेस्ट करके बताऊंगा। तो ओला S1 के अंदर जो क्लेम रेंज है दैट इज अराउंड 102 किलोमीटर्स इन दी नॉर्मल मोड। इको मोड का मैं यूज नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूँ, नॉर्मल मोड का यूज करता हूँ मैं। तो मैं स्कूटर को डेली चलाता हूँ और मेरा जो ऑफिस का रूट है ना दैट इज अराउंड 22 किलोमीटर्स का। तो इस रूट के अंदर ना काफी सारे डिफरेंट रोड कंडीशन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले 1 किलोमीटर वाला पूरा ऑफ रोड है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हिल, अप हिल, सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है थोड़ा सा हाईवे वाला रीजन, जहाँ पर ना स्कूटर को मैं थोड़ा तेज चला सकता हूँ। एंड देन आता है कंप्लीट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जहाँ पर मुझे काफी स्लो चलाना पड़ता है। तो इसको ना प्रॉपर एक मिक्स कंडीशन बुला सकती हूँ। इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला। तो ऐसा ही करते करते इसी रोड में मैंने बार बार स्कूटर को चला कर देखा, एंड विद द सिंगल राइडर विद द 82 किलोज ऑफ वेट, इस स्कूटर ने मुझे दिया लगभग 83 किलोमीटर्स का रेंज, और साथ में इको मोड के अंदर लगभग 5 किलोमीटर्स और भी बाकी था। तो टोटली मैं ले रहा हूँ 85 किलोमीटर्स के आसपास विद द सिंगल राइडर। और मेरे राइडिंग कंडीशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको रोड का सिचुएशन बता ही दिया। रोड में ऑफ रोडिंग, हिल्स, सब कुछ मैंने ऐसे बताया था। लेकिन जो मोड मैंने यूज़ किया था ना दैट वाज दी नॉर्मल मोड, ज़्यादातर नॉर्मल मोड का यूज़ किया था। कभी कभार ओवरटेकिंग करते समय मैंने स्पोर्ट्स मोड का यूज़ किया था, बट दैट वाज वेरी लेस। और ज़्यादातर मैंने अपनी स्पीड को 60-65 के आसपास ही रखा था। और अगर बहुत ही ज़्यादा खाली रोड थे वहाँ पर मैंने लगभग 70-75 के आसपास जो है स्पीड को मैंने मैनेज किया था। एक्सेलरेशन मेरा बिल्कुल ही लीनियर था, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्कूटर को खींचने की कोशिश नहीं की, जैसे कि नॉर्मल राइडर चलाते हैं वैसे ही चलाने की कोशिश की। एंड इट रिटर्न्ड अ प्रीटी गुड रेंज फॉर मी। सो इस रेंज से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, स्पेशली इस वाले रोड कंडीशन में। और ऐसा नहीं है बस सिंगल राइडर के साथ ही मैंने टेस्ट किया, बाद में जाकर 2 लोगों के साथ भी मैंने टेस्ट किया। वेट था लगभग 140 किलोज के आसपास, एंड मुझे जो रेंज मिली ना दैट वाज अराउंड 75 किलोमीटर्स। इस बार इको मोड के अंदर कुछ भी नहीं बचा था, तो 75 किलोमीटर्स पूरा दे दिया। एंड सेम ही कंडीशंस पर ही मैंने चलाया था, तो काफ़ी अच्छी रेंज निकाल कर देती। और अगर मैं नॉर्मल रोड में चलाता, जैसे कि बिल्कुल ही सिटीज़ या फिर हाईवेज में, तो मुझे और भी अच्छी रेंज मिल सकती थी। सो ओवरऑल रेंज को लेकर मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप S1 Pro लेने के बारे में सोच रही हो, देन Gen 1 वाले वर्जन में आपको आराम से जो है 140 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी विदाउट एनी इश्यूज। तो रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी के बारे में। सो मानो या ना मानो, आप इस स्कूटर को जितना भी हेट करें या फिर जितना भी पसंद करें, इंडिया के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग स्कूटर है। इसके अंदर जो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है वो काफ़ी कमाल की है। मैं S1 Pro को चला चुका हूँ, उसको लगभग 116 kmph की स्पीड में ना मैं चला रहा था, एंड बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा था। इसमें जो स्टेबिलिटी थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल ही चिपक कर चल रही थी रोड से। पूरा आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन चारों तरफ देखने को मिलेगा, एंड हाई स्पीड में हैंडल करना इसको बहुत ही आसान है। बट द थिंग इज, लो स्पीड के अंदर ये जो सारा कंडीशन है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है। सिंस ये स्कूटर आपकी नॉर्मल स्कूटी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, तो लो स्पीड में आपको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत होगी, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो अगर आपको ट्रैफिक के थ्रू मैनूवर करना है तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ जब आपको इसकी आदत लग जाएगी तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, और विदाउट एनी इश्यूज आप इसको कहीं पर भी निकाल सकते हो। बट द थिंग इज, पार्क करने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ इट्स लो टर्निंग रेडियस। बाकी स्कूटर चलाने के हिसाब से मतलब जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है इसका, दैट इज ओवरऑल प्रीटी गुड। आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट, और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। एंड देन दोस्तों, राइड क्वालिटी के हिसाब से भी इट इज़ अ क्वाइट अ नाइस स्कूटर। आई मीन इसके अंदर जो आपको सस्पेंशन मिलता है ना वो ज़्यादा सॉफ्टर भी नहीं है, ज़्यादा स्टिफर भी नहीं है,
बिल्कुल एक बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल रोड के अंदर ये बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है, अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में भी ले जाओगे 116 के आसपास, तब भी आपको कोई अनस्टेबलनेस फील नहीं होगा। इसके सस्पेंशन की वजह से बम्पी रोड के अंदर भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है। खराब रोड्स के हिसाब से बिल्कुल ही अच्छी राइड क्वालिटी नहीं है, बट या डिसेंट आपको राइड क्वालिटी मिलेगी। एटलीस्ट एथर से 1000 गुना बढ़िया राइड क्वालिटी है इसकी। पर स्टिल अगर आप इसको कंपेयर करते हो टीवीएस iQube या फिर टीवीएस जुपिटर से, उसकी जैसी राइड क्वालिटी बिल्कुल नहीं है खराब रास्तों में, बिकॉज उसके अंदर ना आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाला ट्रैवल देखने को मिल जाता है सस्पेंशन में। वो जो ट्रैवल है ना वो कम्प्लीटली मिसिंग है इन दी ओला का सस्पेंशन। सो पर्सनली आई रियली लाइक द राइड क्वालिटी ऑफ ओला S1। सो मैं इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करने वाला। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो अभी 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक इसमें कोई भी मेंटेनेंस वाला काम किया ही नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो मेंटेनेंस स्कूटर है। या इसमें कुछ वेयर एंड टेयर पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक दी ब्रेक पैड्स, मोटर बेल्ट और इसके टायर्स, लेकिन इनमें भी मैंने कुछ काम करवाया नहीं है। इसके जो ब्रेक पैड्स है ना वो अभी भी कायम है, जैसे कि आप देख सकती हो। लगभग इतना स्पेस अभी भी बाकी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करता हूँ। तो ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 20,000 किलोमीटर्स तक मैं इसको चला पाऊँगा मेरे हिसाब से। एंड देन अगर मैं बात करूँ इसकी मोटर बेल्ट की, तो मोटर बेल्ट भी आराम से 25,000 किलोमीटर्स के आसपास आती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ इसकी टायर्स की ना, तो टायर्स आप देख सकते हो, सामने वाले टायर बिल्कुल ही कायम है, लेकिन पीछे के टायर ऑलमोस्ट घिसने लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मोस्टली 1000 किलोमीटर होने के बाद मैं इसको रिप्लेस करवाऊंगा। बाकी मुझे इसके दूसरे पार्ट में कोई भी मेंटेनेंस वाली चीज़ देखने को नहीं मिली। एंड या सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो सर्विस के हिसाब से इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे एरिया में जो सर्विस है ना वो उतनी भी बुरी नहीं है, या छोटे मोटी चीज़ें हो चुके हैं। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि स्कूटर के जो सामने वाला पोर्शन था ना, वहाँ से बहुत ही भयंकर वाली रैटलिंग साउंड आ रही थी। मैंने सोचा था कि प्लास्टिक वाला कुछ ऐसे इशू होगा, तो जब मैंने उनको इसके बारे में बताया तो वो लोग बोलने लगे कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, सभी स्कूटर्स के अंदर आती है। बहस करने के बाद भी वो लोग वही कह रहे थे, और मुझे पता था कि ये नॉर्मल साउंड बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब मैंने इसको खुद टेस्ट किया, खुद इंस्पेक्ट किया, तब मुझे मालूम चला कि इसकी हेडलाइट में थोड़ी दिक्कत थी। अंदर जो बल्ब होता है ना वो काफ़ी हिल रहा था, जिसकी वजह से ये अजीब सी साउंड आ रही थी। फिर जाकर जब मैंने उनको बताया तो उन लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया और बाद में फ्री में रिप्लेस करके भी दे दिया। मेरे हिसाब से फिर से इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा हेडलाइट है ना, इसमें काफ़ी ऐसे फॉग सा फॉर्म हो जाता है बारिश के टाइम पर, तो मेरे हिसाब से लीकेज हो सकता है। तो फिर से मैं इसको चेंज करवाऊंगा, क्योंकि वारंटी पीरियड तक आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। अगेन आते हैं सर्विस पर, तो सर्विस इनकी क्विक है एक्चुअल में, बट प्रॉब्लम डिस्कवर करने में इनको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को बताते हो तो उसको एक्नॉलेज वो बहुत ही आसानी से नहीं करते, तो इसलिए सर्विस एक्सपीरियंस को मैं देना चाहूँगा 10 में से लगभग 7। बाकी आप अपने सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी देखो, वारंटी के टाइम तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वारंटी के बाद आपका कितना खर्चा आएगा मेंटेनेंस में, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली इस व्हीकल के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्कूटर में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें छोटे मोटे बग्स हो सकता है इसमें बिल्ड क्वालिटी इश्यूज हो, बट द थिंग इज आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पर आपको ये स्कूटर मिल रही है, उस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। स्पेशली ओला S1 जिस प्राइस पर मुझे मिली थी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है और आगे भी डेफिनेटली लगेगी। सो मुझे पर्सनली स्कूटर बहुत ज़्यादा पसंद आई। छोटे मोटे इश्यूज होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें मिल जाती है जो कि इसमें काफ़ी सारी पॉजिटिविटी लाती है। इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस एंड जो ओवरऑल रेंज परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल इश्यूज। सो या 100% रिकमेंडेड फ्रॉम मी। अगर आप S1 Air S1 Pro लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था स्कूटर के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो ज़रूर से यार सपोर्ट कर लेना आप। बाकी सब्सक्राइब करने का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन है वो भी दबा देना। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।